हेलो क्लास 10th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु पॉलीगन। मैं हूं निकी पंडित और हम यहाँ पे कर रहे हैं अपने फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। देखो, काफी सारी चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे कि हमने ये पूरा चैप्टर पढ़ लिया है ना। एंड इसके इंटेक्स क्वेश्चन, बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस और बहुत सारे एमसीक्यूज भी हमने सॉल्व कर लिए हैं। एंड देखो, आज की क्लास में अभी मैंने बता दिया आपको कि हम क्या करने वाले हैं। यहाँ पे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, क्योंकि बोर्ड्स में बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बुक के बीच से क्वेश्चन डेफिनेटली आते ही आते हैं। तो अब देखो, इतनी सारी जहाँ पे हमने प्रैक्टिस कर ली है, तो वहां पे सिर्फ हम एनसीईआरटी को क्यों छोड़ के चले जाए, है ना। और अभी हमारे पास टाइम है, तो हम एनसीईआरटी को बिल्कुल अच्छे ढंग से पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमारा केमिकल रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या होता है केमिकल रिएक्शन? सो बेसिकली एक ऐसा रिएक्शन जहां पे ना हमें कुछ एक अलग चेंज मिले, है ना। मतलब जैसा हमारे पास इनिशियल सब्सटेंस था, वैसा हमारे पास फाइनल सब्सटेंस ना हो। इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो बिल्कुल अलग अलग हो, रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी अलग हो, प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी अलग हो। तो अगर कुछ ऐसा होता है तो इसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। क्या कहते हैं इसको हम? केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल देखो, हमारे पास यहाँ पे काफी सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। जैसे कि सबसे पहला एग्जाम्पल क्या दे रखा है हमको? मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर। मिल्क जो है वो रूम टेम्परेचर पे रह गया, ऐसे छूट गया। ऐसा जनरली हमारे साथ हो जाता है ना। होता है कि नहीं होता कि हम जल्दीबाजी में क्या होता है कि हमने दूध ऐसे ही बाहर ही रख दिया, डाइनिंग टेबल पे रख दिया, फिर कुछ टाइम के बाद हमको याद आता है, ओ हमने यहाँ पे ऐसा रख दिया था दूध। तो क्या हो जाता है, वो तो तब तक खराब हो जाता है, क्योंकि उसको थोड़ी पता है कि हमने गलती से रख दिया था, है ना। और खास करके जैसे कि अभी अभी बहुत गर्मी हो रही है, तो इस टाइम पे क्या होता है कि ये सारी की सारी चीजें जो है वो खराब हो ही जाती हैं। एंड आप देखोगे कि जो मिल्क का हम ऐसा बोल सकते हैं प्रॉपर्टी है ना, और जो अब आपका प्रोडक्ट बन गया है उसकी जो प्रॉपर्टी है, ये दोनों के दोनों एकदम अलग है। ठीक है, दोनों के दोनों कैसे हैं? एकदम अलग होंगे। फिर कह रहे हैं आयरन, तवा, पैन, नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू द ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे देखो, अगर हम मेटल्स की बात करते हैं जनरली, तो मेटल्स क्या होता है कि उनको अगर हम बाहर रख दे, है ना, तो कुछ टाइम के बाद उसमें हमें चेंजेस देखने के लिए मिल जाएंगे। उसमें एक ब्राउन कलर की कोटिंग आ जाएगी उस मेटल के ऊपर। कैसी कोटिंग आ जाएगी? ब्राउन कलर की कोटिंग हो जाएगी, और वो धीरे 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 खोखला होना शुरू हो जाएगा। और ये कैसा प्रोसेस होता है? ये स्लो प्रोसेस होता है। ठीक, उसके बाद है ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, यानी कि अगर ग्रेप्स एक बार फर्मेंट हो गए तो क्या वापस से हम उसको ग्रेप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं? सो आंसर है बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर वो एक बार हो गया फर्मेंट तो हो गया, है ना, वापस से हम उसको ग्रेप्स बना के कंज्यूम नहीं कर सकते ना। फूड इज कुक्ड, एक बार खाना बन गया तो बन गया, वापस से हम उसको रॉ में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, एक बार खाना हमारे बॉडी के अंदर डाइजेस्ट हो गया, बॉडी में डाइजेस्ट हो गया, तो वापस से हम उसको कैसे ही लेकर आएंगे? ठीक है। एंड वी रेस्पायर, ऑफ कोर्स, जैसे कि हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो आप देखो, इसका केमिकल फॉर्मूला अलग है, इसका भी फॉर्मूला अलग है, इनकी प्रॉपर्टीज अलग है, इनके फंक्शंस भी अलग अलग हैं। तो रिएक्टेंट का पूरा पूरा प्रॉपर्टी, दिस इज द रिएक्टेंट एंड दिस इज द प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट शुड बी टोटली डिफरेंट फ्रॉम द प्रोडक्ट, है ना। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस जब हो जाता है, या फिर बोलते हैं कि रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग अलग होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। नाउ अब यहाँ पे देखो क्या होने वाला है। इन ऑल द अबव सिचुएशंस द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंसेस हैव समवॉट चेंज। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द फिजिकल एंड द केमिकल चेंजेस। यस, तो क्लास 9th में हमने फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ा था। यहाँ पे हमने क्या देखा था कि क्या होता है केमिकल चेंजेस, जहाँ पे द प्रॉपर्टी ऑफ रिएक्टेंट, है ना, एंड द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट इज सिमिलर, है ना। एज सच उसमें कोई मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके डिफरेंस नहीं आता है, सिर्फ उसके एक फिजिकल स्टेट पे ही डिफरेंस रहता है। जैसे कि पानी से बर्फ बना देना, बर्फ को वापस से पानी में कन्वर्ट कर देना, या फिर वेपर में कन्वर्ट कर देना। तो ये सारे के सारे जो कन्वर्जन है, ये सारे के सारे कैसे कन्वर्जन है? फिजिकल चेंज में कंसिडर किए जाते हैं, है ना। ये सब केमिकल चेंज में नहीं आते। लेकिन अगर हम केमिकल चेंज की बात करें तो इतने सारे ऊपर हमने एग्जांपल्स देखे हैं, तो वो सारे के सारे एग्जांपल्स किसके हैं? केमिकल चेंज के हैं। एंड केमिकल चेंज कैन नॉट बी रिवर्स, जबकि फिजिकल चेंज कैन।
ठीक है, फिजिकल चेंज को हम कर सकते हैं लेकिन केमिकल चेंज को हम नहीं कर सकते हैं। ठीक, now you may perhaps be wondering as what actually meant by a chemical reaction. now अब आप बताओ कि केमिकल रिएक्शन का क्या मतलब होता है। तो केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है कि जब एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है एंड द प्रॉपर्टी ऑफ रिएक्टेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ द प्रोडक्ट, तो उसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल चेंज हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो गया। एंड हाउ डू वी कम टू नो द केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस? लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटी टू फाइंड द आंसर टू दीज क्वेश्चंस। अब कह रहे हैं कि भाई देखो आपने तो डेफिनेशन बता दिया, लेकिन अब कैसे पता चलेगा हमको कि हम केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं? हमको कैसे पता चल जाएगा कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है और यहाँ पे केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है? हमें कैसे पता चलेगा बताओ? तो देखो हम कोई भी काम करते हैं, है ना, तो उसका प्रोडक्ट आता है तो हमको पता, ऐसा हमको एक एक रिजल्ट के बारे में आइडिया होता है कि अगर हम ऐसा कर देंगे तो ये हमारा काम हो जाएगा, है ना। मान लो जैसे कि आप एग्जाम देने जाते हो तो आपको पता है कि अगर 70 मार्क्स का पेपर है, 80 मार्क्स का पेपर है, तो आपको कुछ भी करके 28 नंबर लेकर आने हैं। तो वो आपको बॉर्डर पता है कि अगर आप 28 नंबर लेकर आओगे तो आप पास हो जाओगे। तो आप क्या करते हो, पेपर में बैठ के कैलकुलेट करते रहते हो कि हाँ इसको कैलकुलेट करने के बाद 28 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, इसको कैलकुलेट करने के बाद 28 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, है ना। तो आपको क्यों पता है? क्योंकि देखो आपने देख लिया ना कि हाँ इतना कि ऊपर जाएंगे तो ही हम पास हो पाएंगे, ऐसे नीचे आएंगे तो भैया हमारा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो ऐसे ही केमिकल रिएक्शन में अगर ये चीजें शो हो रही है तो आपका केमिकल रिएक्शन है, और अगर ये चीजें नहीं है तो आपका केमिकल रिएक्शन नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसी के साथ अब हम ये हमारा है एक्टिविटी 1.1 जो कि बहुत 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 ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में अब हम बात करते हैं। क्या होगा, हमने सारी चीजें कर ली। इसके बाद क्या है, बर्निंग ऑफ अ मैग्नीशियम रिबन इन एयर एंड कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन वाटर ग्लास। अब जैसे ही हम यहाँ पे मैग्नीशियम को बर्न करेंगे, ठीक है, जैसे ही हमने यहाँ पे मैग्नीशियम को बर्न किया, मैग्नीशियम बर्न हो गया, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बन जाएगा यहाँ पे, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि MgO। क्या हो जाएगा ये, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे जो हमें यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा, ये कैसे कलर का होगा, ये हमारा यहाँ पे व्हाइट कलर का पाउडर रहेगा। ठीक है, कैसे कलर का पाउडर हमको यहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे हमें व्हाइट कलर का पाउडर दिखाई देगा। दोबारा से देखो, एक्टिविटी 1.1 क्या है। एक्टिविटी 1.1 में सबसे पहले हमने मैग्नीशियम लिया, मैग्नीशियम को हमने बर्न किया। किसकी प्रेजेंस में हम मैग्नीशियम को बर्न कर रहे हैं, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जैसे ही ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम इसको बर्न करेंगे तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल जाएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड एक पाउडर है विच इज व्हाइट इन कलर। कैसे कलर का पाउडर है, तो ये व्हाइट कलर का पाउडर हो जाएगा। यही हमारा एक्टिविटी 1.1 है। तो इसमें काफी सारी एक्टिविटीज है जो हमको पढ़नी है। ठीक, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपसे कि हम मैग्नीशियम को बर्न कर रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर रहे हैं। ये बात तो देखो हमको पता है कि बिना ऑक्सीजन के किसी भी चीज को हम बर्न नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम मैग्नीशियम को बर्न करते हैं एक फ्लेम यहाँ से प्रोड्यूस होता है, तो उस फ्लेम को हम क्या बोलते हैं, वो फ्लेम कहलाता है व्हाइट डेज़लिंग फ्लेम। ठीक है, ये फ्लेम कैसा है हमारा, एक बहुत व्हाइट सी चमकदार लाइट यहाँ से निकलती है और फिर तब जाके यहाँ से हमें व्हाइट कलर का पाउडर मिलता है। नाउ you must have observed that a ribbon burned with a dazzling white flame, ये बता देते एक चमकदार लाइट निकलती है यहाँ से and change into a white powder, और जो मैग्नीशियम को किसमें कन्वर्ट कर देती है, व्हाइट पाउडर में कन्वर्ट कर देती है। तो यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना, MCQ बेस्ड है सारे। जैसे कि पहला तो ये रिएक्शन पता होना चाहिए, Mg plus O2 give MgO, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, नाउ अब इसके बाद है इसी में कि जब भी हम मैग्नीशियम को बर्न करते हैं तो उससे पहले ना उसको हम सैंड पेपर से अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि हम उसको सैंड पेपर से क्लीन क्यों करते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम जो रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है,
मैग्नीशियम हमारे एनवायरमेंट में रखा है, उसके ऊपर क्या होता है कि ऑक्सीजन की लेयर लग जाती है, जिसकी वजह से वो उसको फर्दर बर्न होने से प्रोटेक्ट कर देता है और वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं कर पाता। इसीलिए ताकि उसके ऊपर कोई भी ऑक्सीजन की लेयर ना रहे, हम सबसे पहले उसको क्या करते हैं, क्लीन करते हैं विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर। तो ये था हमारा एक्टिविटी 1.1। अब हम चलते हैं एक्टिविटी 1.2 पे। सो एक्टिविटी 1.2 है हमारा टेक लेड नाइट्रेट सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। हमें लेड नाइट्रेट लेना है। फॉर्मूला क्या होता है लेड नाइट्रेट का, PbNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, लेड नाइट्रेट हमने ले लिया एक टेस्ट ट्यूब में, ऐड करेंगे उसमें हम पोटाशियम आयोडाइड। सो पोटाशियम आयोडाइड इज Ki सोल्यूशन। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तब हमको क्या देखने के लिए मिलेगा, देखो PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ki के साथ जब हम रिएक्शन कराएंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, PbI2 प्लस KNO3 और येलो पीपीटी। ये PbI2 का हमको कैसा पीपीटी देखने के लिए मिलेगा, PbI2 का हमें येलो कलर का पीपीटी देखने के लिए मिलेगा। ठीक, तो ये था हमारा एक्टिविटी 1.2 और इसमें देखो क्या है, यही सारी, अच्छा ये इसका है 1.2। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑन अ जिंक। तो यहाँ पे देखो इसमें क्या किया गया है कि हमने एक कॉनिकल फ्लास्क ले लिया। ठीक है, इसको हम कॉनिकल फ्लास्क बोलते हैं। तो कॉनिकल फ्लास्क लेके हमने क्या किया, उसमें हमने डाल दिया है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब इस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में हमने जिंक ग्रैनुअल्स डाले हैं। अब ग्रैनुअल्स का क्या मतलब होता है, तो ग्रैनुअल्स का मतलब होता है जिसमें छोटे छोटे से टुकड़े होते हैं जिंक के, उसको हम ग्रैनुअल्स बोलते हैं। तो इसके अंदर हमने जिंक के ग्रैनुअल्स डाल दिए। ठीक, अब क्या होगा, जिंक के ग्रैनुअल्स डालने पे कुछ टाइम के बाद जब ये जिंक रिएक्ट करेगा किसके साथ, H2SO4 के साथ, तो ये बना देगा हमारा, क्या बना देगा, यहाँ से ZnSO4 बना देगा और साथ ही साथ यहाँ से H2 गैस जो है हमारा प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ से H2 गैस जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा, लिबरेट हो जाएगा। तो वही H2 गैस यहाँ पे हमें दिख रहा है। समझ में आ गया, वही H2 गैस हमें यहाँ पे क्या हो रहा है, दिख रहा है। क्लियर नाउ, तो देखो इतनी जो चीजें हमने देखी कि भाई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो कलर भी चेंज हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो चमकदार लाइट भी निकल रही है वहां से, केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस हो रही है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी की सारी चीजें साइन है ना, हमको बता रहे हैं कि देखो ये सारी चीजें होती हैं तो केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं तो केमिकल रिएक्शन होता है। तो समझो जरा, देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, देखो ये यही था जो मैंने आपको भी बता दिया, टेक अ फ्यू जिंक ग्रैनुअल्स इन अ कॉनिकल फ्लास्क। तो पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है ना, बिल्कुल अब एक एक लाइन हमको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बाकी ये तो देखो आपका काम है ना, कि एक एक लाइन आपको पढ़नी है। नाउ यहाँ पे क्या है, चेंज इन स्टेट। ठीक है, यानी कि स्टेट में चेंज होना, चेंज इन कलर, कलर में चेंज होना, इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर। ये सारे के सारी चीजें जब होती हैं, ये सारी की सारी चीजें जब होती हैं तो क्या कहलाती हैं, इसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, कि हाँ यहाँ पे केमिकल चेंज हुआ है एंड नाउ दिस इज द केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल चेंज इन स्टेट, कैसे चेंज इन स्टेट का एग्जांपल हम क्या देंगे, मैग्नीशियम वाला देंगे, कि हमारे पास मैग्नीशियम किस फॉर्म में था, फिर वो पाउडर की फॉर्म में आ गया। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, चेंज इन कलर। तो जो लेड नाइट्रेट प्लस हमारे पास जो लेड नाइट्रेट वाला था, पोटाशियम आयोडाइड वाला जो मैंने आपको इक्वेशन लिखवाया था, दिस इक्वेशन, इसको हम चेंज इन कलर में इंक्लूड कर सकते हैं। नाउ द थर्ड वन इज इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस का ये एग्जांपल हो सकता है, ठीक है, कि जिंक का रिएक्शन हमने H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराया एंड इट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, तो ये इसका एग्जांपल है। नाउ चेंज इन टेम्परेचर, तो ये चेंज इन टेम्परेचर का भी एग्जांपल है। वो कैसे, कि आप जब इस कॉनिकल फ्लास्क को टच करके देखेंगे तो इसका जो बॉटम है, ठीक है, वो कैसा हो जाएगा, बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा चेंज इन टेम्परेचर। तो अगर कहीं पे ये सारी चीजें हमें देखने के लिए मिल रही है, ठीक है, अगर कहीं पे हमें ये सारी की सारी चीजें देखने के लिए मिल रही है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये क्या है, सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस हैं, सारे के सारे केमिकल चेंजेस हैं। ओके, नाउ
चलो फिर as we observe the changes around us, we can see that there is a large variety of the chemical reactions taking place around us. We will study about the various type of chemical reactions and their symbolic representations in this chapter. तो अभी तो मैंने देखो आपको डायरेक्टली ही यहाँ पे सिंबल से इंट्रोड्यूस करा दिया, क्योंकि हम पहली बार ये चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं, ऑलरेडी हम ये चैप्टर पढ़ चुके हैं। लेकिन जब हमने ये चैप्टर पहली बार पढ़ा था तब मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले तो देखो ये जो सिंबल्स वगैरह थे ये हमारे पास आए ही नहीं थे, हम इनको हमेशा एक स्टेटमेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे, है ना। फिर बहुत बाद में, मतलब काफी सालों बाद हमको पता चला कि इनके सिंबल्स हैं, तो हमने इनको इसके सिंबल्स में रिप्रेजेंट किया। एंड सिंबल्स में रिप्रेजेंट करने के बाद हमको पता चला कि अब तो हमें एक और नई चीज करनी पड़ेगी, और वो एक और नई चीज क्या है, क्या थी वो एक और नई चीज, कि हमें अब बैलेंस करना पड़ेगा उस रिएक्शन को, राइट। तो बस उसी के बारे में अब हम बात करते हैं। और अब हम आ गए हैं केमिकल इक्वेशन पे। तो चैप्टर का नाम हमारा क्या था, केमिकल रिएक्शन। हमने देख लिया क्या होता है, केमिकल इक्वेशन के बारे में अब हम बात करते हैं। सो देखो अभी बताया था ना एक्टिविटी 1.1 कितनी फेमस है, वापस से इसको हम इसमें लेकर आएंगे बैलेंसिंग में। So, can be described as when a magnesium ribbon is burnt in oxygen, it get converted into the magnesium oxide, right? The magnesium को हम burn करते हैं in presence of oxygen, then वो किस में convert हो जाता है, magnesium oxide में convert हो जाता है। And this descriptions of a chemical reaction in a sentence form is quite long and it can be written in the shorter form. तो देखो पहले स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा जाता था, उस पर अभी हम नहीं जाएंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट की फॉर्म में आता है तो उसको पढ़ के किस तरीके से हमें उसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ऑलरेडी इस पे हम काफी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर चुके हैं, बट हम फिर से प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। सो द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस इज टू राइट इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ड इक्वेशन। तो हमने इसको वर्ड में लिखा है, स्टेटमेंट नहीं है, ये वर्ड में लिखा है। स्टेटमेंट क्या था, स्टेटमेंट देखो यहाँ पे है, when a magnesium ribbon is burned in oxygen it get converted into the magnesium oxide। तो this is the statement form, ये हमारा स्टेटमेंट फॉर्म है, ठीक है। ये हमारा वर्ड इक्वेशन है, और इस तरीके से जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हमारा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कहलाता है, ठीक है। नाउ दिस सेंटेंस दैट अंडरगोज द केमिकल रिएक्शंस। तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली कि जब भी हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड कितने एटम है हमारे पास शुड बी इक्वल टू दी कितने एटम हमारे पास राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का नंबर ऑफ एटम शुड बी इक्वल। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाई वी नीड टू बैलेंस दिस केमिकल इक्वेशन, है ना। हमें इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ती है, क्या रीजन है। तो रीजन देखो बहुत सिंपल है, क्योंकि हमने तो 9th क्लास अपनी पढ़ ली थी, है ना। हमने 9th क्लास में कुछ लॉस पढ़ लिए थे। लॉ क्या पढ़े थे हमने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कौन सा लॉ पढ़ लिया था हमने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ लिया था हमने। क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, so law of conservation of mass state that mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction। मास को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो 10th क्लास में आके हम इस चीज को कैसे भूल रहे हैं, नहीं भूला जा सकता ना इसको, ठीक है। तो इसीलिए बस हम अपने केमिकल रिएक्शन को, जो हमारा केमिकल इक्वेशन है ना, उसको हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। एंड बैलेंसिंग का तरीका बहुत आसान है, ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो ये सारी चीजें वही लिखी, देखो जहां पे जो चीज इंपॉर्टेंट होगी मैं आपको मार्क भी कराऊंगी। जैसे अभी 3 एक्टिविटी अब ऊपर हमने देखी 1.1, 1.2 एंड 1.3। तो ये तीनों की तीनों आपको पता होनी चाहिए विद देयर रिप्रेजेंटेशन, विद देयर इक्वेशन, और मैंने लिख के भी दिखाई है आपको, है ना, तीनों की तीनों इक्वेशन क्या है। नाउ राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। अब देखो केमिकल इक्वेशन को लिखते कैसे, तो इतना सारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर आपको केमिकल इक्वेशन बनाना आता है तो, ठीक है। सबसे पहले क्या है, हमसे कहा कि हमारे पास मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को हमने बर्न किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। अब ऑक्सीजन को हमेशा हम O2 की फॉर्म में ही लिखेंगे, किसी दूसरे फॉर्म में उसको हम लिख ही नहीं सकते, ठीक है। तो Mg प्लस O2 क्या बनाता है, ये MgO बनाता है, ठीक है। Mg प्लस O2 क्या बनाता है, MgO बनाता है, ठीक है, बना दिया इसने MgO। अब देखो जरा
दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज द राइट हैंड साइड। अब बिल्कुल ऐसे टूट नहीं पड़ना है कि हम इसको फटाफट से बैलेंस कर देते, नहीं, प्रोसीजर समझो जरा, आपको बहुत सारे स्टेप्स नहीं करने, है ना, आपको बहुत सारे स्टेप्स बिल्कुल भी नहीं करने हैं। सबसे पहले क्या करो, जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया है ना, उसके अंदर हमको चेंज नहीं करना, उसके हम बाहर चेंज कर सकते हैं, ठीक है, उसके हम बाहर चेंज कर सकते हैं। तो इसको हम क्या कर देंगे, एक डब्बे में बंद कर देंगे, ठीक है, इसको हमने क्या किया, एक बॉक्स में बंद कर दिया। Mg प्लस O2 गिव्स MgO को हमने क्या कर दिया, एक बॉक्स में बंद कर दिया। अब क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम चेक करो कि लेफ्ट हैंड साइड कितने स्पीशीज है हमारे पास और राइट हैंड साइड कितने स्पीशीज है हमारे पास। तो हम ये देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास एक मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन की क्वांटिटी कितनी है, 2 ऑक्सीजन की क्वांटिटी है। बट यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास एक मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन भी हमारे पास एक ही है। नाउ दिस रिएक्शन इज नॉट बैलेंस्ड, ठीक है, ये रिएक्शन अभी हमारे पास बैलेंस नहीं है। और जब भी रिएक्शन हमारा बैलेंस नहीं होता है, सो दैट अनबैलेंस्ड इक्वेशन इज कॉल्ड स्केलेटल इक्वेशन। तब हम उसको क्या कहते हैं कि ये एक स्केलेटल इक्वेशन है, ठीक। अब कैसे हम इसको बैलेंस कर सकते हैं, किस तरीके से हम इसको बैलेंस करेंगे, तो देखो बहुत आसान है इसको बैलेंस करना। यहाँ पे हमारे पास स्पेस है, इधर ही हम इसको बैलेंस करते हैं। हमें कुछ भी करके ना, देखो मल्टीप्लीकेशन करके हमें लेफ्ट हैंड साइड के जो एटम है उसको राइट हैंड साइड के एटम की इक्वल करना होगा। और ऐसा कहीं फिक्स नहीं है कि लेफ्ट हैंड साइड का ही एटम राइट हैंड साइड के बराबर होना चाहिए या फिर राइट हैंड साइड का एटम लेफ्ट हैंड साइड के बराबर होना चाहिए। दोनों में से हम किसी में भी मल्टीप्लीकेशन करके उन दोनों को बराबर कर सकते हैं, ठीक है। नाउ तो मैग्नीशियम में तो देखो फिलहाल तो हमें जरूरत लग नहीं रही है, हमको ऑक्सीजन में लग रही है। तो यहाँ पे 2 है, तो मुझे अगर यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, तो मैं इधर 2 की मल्टीप्लीकेशन करूंगी तो मेरे पास कितने ऑक्सीजन हो जाएंगे, 2। बट क्या यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करके आपने इस इक्वेशन में कोई चेंज कर दिया क्या, आप इस इक्वेशन में चेंज कर ही नहीं पाए। तो उसके लिए आपको इक्वेशन में भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। कैसे लिखेंगे आप, ऑक्सीजन में अगर 2 की मल्टीप्लाई की है, ठीक है, ऑक्सीजन में अगर 2 की मल्टीप्लाई की है तो कहाँ है ऑक्सीजन, इधर साइड है ऑक्सीजन, तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। कहाँ पे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको, यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 2 की। अब देखो, अब बॉक्स के बाहर हमने 2 की मल्टीप्लीकेशन की, तो क्या सिर्फ ऑक्सीजन में 2 की मल्टीप्लीकेशन हुई है, नहीं, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ साथ मैग्नीशियम में भी 2 की मल्टीप्लीकेशन हुई है, ठीक है। मैग्नीशियम में भी 2 की मल्टीप्लीकेशन हुई है ऑक्सीजन के साथ साथ, तो मुझे यहाँ पे भी अब 2 करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम ये देख पा रहे हैं कि भाई हमारे पास राइट हैंड साइड में 2 मैग्नीशियम है, 2 ऑक्सीजन है, ये 2 है, ये 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है बट यहाँ पे मैग्नीशियम 2 नहीं है। तो क्या करें, यहाँ पे भी 2 की मल्टीप्लीकेशन कर दो, ठीक है, यहाँ पे भी 2 की मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो यहाँ पे भी हमारा 2 हो गया। अब दोनों साइड मैग्नीशियम भी 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है, अब हमारा ये जो रिएक्शन है ये बैलेंस्ड है, ठीक है। अब हमारा ये जो रिएक्शन है ये क्या है, बैलेंस्ड है। इससे पहले हमारा रिएक्शन बिल्कुल भी बैलेंस नहीं था, ठीक है, क्लियर। तो यही पूरा देखो इन्होंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर से हमको समझाया, जो मैंने आपको 2 लाइन में बता दिया है। और नेक्स्ट देखो, चलो इसको हम करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड प्लस जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, ये कौन सा रिएक्शन है, ये एक्टिविटी 1.3 वाला है, अभी हमने किया था। तो अब आपको पता है क्या पता होना चाहिए कि जिंक अगर हमारे पास लिखा हुआ है तो उसका सिंबल क्या होता है, अगर हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड लिखा हुआ है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। जिंक सल्फेट लिखा है तो इसका क्या फॉर्मूला होगा, और हाइड्रोजन गैस है तो इसका क्या फॉर्मूला होगा, ऑफ कोर्स। तो इसको भी हम यहीं पे सॉल्व करेंगे। देखो क्या है हमारे पास, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव जिंक सल्फेट प्लस H2, सबका हमने फॉर्मूला लिख दिया, यही फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अब चेक करो ना, लेफ्ट हैंड साइड क्या क्या स्पीशीज है हमारे पास और राइट हैंड साइड क्या क्या स्पीशीज है हमारे पास। तो जिंक यहाँ पे हमारे पास 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पे हमारे पास 2 है। अब ऐसा मत कर देना कि यहाँ पे H2SO4 लिखा है तो डायरेक्टली H2SO4 ही लिख दो, नहीं, हर एक एटम को लिखना है। यहाँ पे सल्फर हमारे पास यहाँ पे 1 है और ऑक्सीजन यहाँ पे हमारे पास 4 है। यहाँ पे देखो
जिंक, जिंक हमारे पास 1 है, हाइड्रोजन हमारे पास 2 है, ठीक है, सल्फर हमारे पास 1 है और ऑक्सीजन हमारे पास 4 है। अच्छा, इस रिएक्शन को देख के क्या समझ में आ रहा है कि इस रिएक्शन को देख के हमको ये समझ में आ रहा है कि जो जो चीजें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में है वही वही चीजें हमारे पास राइट हैंड साइड में भी है ना। जो जो चीजें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में है वही चीजें हमारे पास राइट हैंड साइड में भी है। दैट मीन्स दिस रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। ये जो रिएक्शन है हमारा, ये क्या है, ये रिएक्शन तो हमारा पहले से ही बैलेंस्ड है, ठीक है। ये रिएक्शन कैसा है हमारा, ये रिएक्शन हमारा पहले से ही बैलेंस्ड है। सो नो नीड टू बैलेंस दिस रिएक्शन, ये हमारा ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो कैसे पता करेंगे, क्या इसको देख के हमें पता चल रहा था, ये जो इक्वेशन आप देख पा रहे थे, ये इक्वेशन, क्या इस इक्वेशन को देख के आप आइडेंटिफाई कर पा रहे थे कि हमारा रिएक्शन जो है वो बैलेंस है कि नहीं है? हम नहीं कर पा रहे थे इसको देख के, है ना, हम नहीं बता पा रहे थे कि रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं। इसीलिए आपको फॉर्मूला मेकिंग आना चाहिए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, फॉर्मूला किस तरीके से बनाया जाता है। तो जब तक आप इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन नहीं करेंगे तब तक आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि वेदर द गिवन रिएक्शन इज बैलेंस्ड और नॉट, ठीक। तो हमने दो रिएक्शन, दो इक्वेशन को बैलेंस कर दिया। देखो वैसा ही लिखा है यहाँ पे भी कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड एंड reactant should be equal to the number of atom in the product side. Now the third one, चलो तीसरे क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर ही लेते हैं। The third one is Fe plus, सबसे पहले Fe plus H2O give Fe3O4 plus H2। क्या बताया, सबको पहले हम बॉक्स में बंद करेंगे ताकि हम इसके अंदर कोई चेंज ना कर सके, क्योंकि देखो अगर हमने इसके अंदर चेंज किया तो पूरा का पूरा रिएक्शन ही बेकार हो जाएगा। अब लिख लो कि लेफ्ट हैंड साइड क्या क्या चीजें हैं और राइट हैंड साइड क्या क्या चीजें हैं। सो Fe है, हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन है, Fe है, हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन है। यहाँ पे कितने Fe है, 1, हाइड्रोजन है यहाँ पे 2 और ऑक्सीजन है यहाँ पे 1। यहाँ पे आयरन है हमारे पास 3 और हाइड्रोजन है हमारे पास 2 एंड ऑक्सीजन है हमारे पास 4, ठीक है। अब जो हम मेथड अभी यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं उसको हम कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। कौन सा मेथड कहते हैं उसको, हम हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, देखो सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे, तो सबसे पहले हम उसको कोशिश करते हैं बैलेंस करने की जिसके पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट हो, ठीक है। तो Fe3O4 को जरा बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। देखो ये तो आसानी से बैलेंस हो जाएगा हमारा। कैसे बैलेंस हो जाएगा, यहाँ पे अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो आयरन भी मेरे पास 3 हो गया और ऑक्सीजन भी मेरे पास 3 हो गया, है ना। लेकिन फिर गड़बड़ी क्या होगी, देख लेते हैं। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और ऑक्सीजन में मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, मतलब मैंने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया है। अब देखो ऑक्सीजन में 4 से मल्टीप्लाई करने की वजह से क्या हो गया, हाइड्रोजन में भी 4 से मल्टीप्लीकेशन हो गया। तो जब हाइड्रोजन में भी 4 से मल्टीप्लीकेशन हो गया तो मेरे पास तो यहाँ पे हाइड्रोजन 8 हो गया। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि मेरे पास यहाँ पे भी हाइड्रोजन 8 हो जाए। अब चेक करो, आयरन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 8 है, यहाँ पे भी 8 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है। दैट मीन्स दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड। अब जाके हमारा ये रिएक्शन क्या हो गया है, बैलेंस हो गया। क्लियर। तो ये हमने यहाँ पे 3 रिएक्शन जो हमें दिए हुए थे, 3 इक्वेशन जो बेसिकली हमको दिए हुए थे, हमने उसको सॉल्व कर लिया है, ठीक है। उसी तरीके से देखो पहले आपको बॉक्स बनाना है, फिर लेफ्ट हैंड साइड की कितने स्पीशीज हैं आपके पास, कौन कौन से एटम है, कितनी उनकी क्वांटिटी है, ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप इसको करते करते बहुत प्रो हो जाते हैं तो आपको बार बार ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप 1 लाइन में इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारा, ये तो देखो सारा वही है। देखो कितने 2 पेज में इसका सोल्यूशन हमको एनसीईआरटी में दे रखा है, पर ये हमको कब करना पड़ेगा, जब हमको चीजें नहीं आती होंगी, है ना। जब आपको आ जाएंगी तब क्या हो जाएगा, आप उसको 1 सेकंड में कर सकते हो, है ना। चलो, सो कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे है हमारे पास प्लस H2 गिव
CH3OH, यानी कि दिस इज दी मिथेनॉल। इसको हम मिथेनॉल बोलते हैं। इसका फॉर्मूला और इसका नाम, सारी चीजें आप किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते हैं आप 4th चैप्टर में सीखेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या किया गया है, CO+2H2 gives CH3OH, तो इसको बैलेंस कर दिया। ये क्या रिएक्शन बैलेंस है, एक कार्बन है, एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन है, और एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन है। ठीक है, नाउ दिस रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस। ऑलरेडी था क्या, नहीं था। हाइड्रोजन को इन्होंने क्वेश्चन में ही बैलेंस किया हुआ है, पहले से बैलेंस नहीं था। अच्छा, एक ये बहुत फेमस इक्वेशन है, इसमें कुछ भी नहीं करना होता है हमको। अगर आपको एक बार ये करना आ गया है ना, इस रिएक्शन को बैलेंस करना आ गया, तो आप ऐसे कुछ सेकंड्स में इसको बैलेंस कर दोगे। लेकिन अगर आपको इसको बैलेंस करना नहीं आया, तो इस क्वेश्चन को ही बैलेंस करने में आप कम से कम तो 5 से 10 मिनट ले लोगे, है ना, एंड दैट इज नॉट वर्थ इट। तो क्या करना है आपको, देखो ये क्या दे रखा है हमको, ये हमें दे रखा है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, है ना। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस देखो, बचपन से हम फोटोसिंथेसिस पढ़ते हुए आ रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और जब ऑक्सीजन को हम कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है, अगर हमने सनलाइट ले लिया, और खाना कैसे बनता है, बिना क्लोरोफिल के तो खाना नहीं बनेगा, है ना। तो इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल हमारा बन जाता है ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन भी हमको यहीं से मिलेगा, और साथ ही साथ वाटर। अब आपको कुछ नहीं करना, बैलेंस करना है तो सिर्फ 6 लगा के बैलेंस कर दो। ठीक है, बैलेंस करना है तो सिर्फ 6 लगा के यहाँ पे हमको बैलेंस करना पड़ेगा। कैसे, ग्लूकोज के पास जो कार्बन है उसके पास कितने कार्बन है, मतलब ग्लूकोज के पास टोटल 6 कार्बन है, जस्ट ऐड 6, तो 6 कार्बन यहाँ पे हो गए। अब देखो हाइड्रोजन कितने हैं, इसके पास 12 है, तो यहाँ पे क्या कर दो, 12 कर दो। ग्लूकोज को देख के ही आपको बैलेंस करना है। अब देखो क्या किसी चीज की कमी हो रही है, यहाँ पे कार्बन 6 है, कार्बन 6 है, ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे 24 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 12 है, एन प्लस 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे तो गड़बड़ हो गया हमारा। ठीक है, कोई बात नहीं। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन यहाँ पे 12 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन 12 है, यानी कि 24 ऑक्सीजन है। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, यहाँ पे 24, और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ 6, और यहाँ पे कितने हैं 2, और यहाँ पे कितने हैं 1। मतलब ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है ना, तो क्या करना है, मैंने क्या कहा था, 6 क्या लगा दो, 6 लगा दो, यहाँ पे भी 6 लगा दो, और यहाँ पे भी 6 लगा दो, बस। अब ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब सोचो, सिर्फ यहाँ पे आपको 6 और 12 देखना है, बाकी कुछ नहीं देखना। और 12 भी सिर्फ आपको किस केस में देखना है, वाटर के केस में, बाकी कुछ नहीं है। 6 6 6 से हम इसको क्या कर पाएंगे, हम इसको बैलेंस कर देंगे। ओके, क्लियर है। तो इस तरीके से हमने इसकी बैलेंसिंग कर दी है, और इसके बाद इन टेक्स्ट क्वेश्चंस वी हैव ऑलरेडी डन। नाउ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस से अब हम यहाँ से ना नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, बैलेंसिंग तक ही। 5 टाइप के केमिकल रिएक्शन है, चैप्टर ज्यादा बड़ा नहीं है, फिर हमारा केमिकल रिएक्शन भी खत्म हो जाएगा, और साथ में साथ हमारा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। तो बाकी का डिस्कशन वी विल डू इन आवर नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।